डाल डाल तो मैं पात पात। अब ऐसा ही भारत करके दिखा रहा है। और जब अपनी बारी आई है तो चाइना के अंदर एक तिलमिलाहट देखने को मिल गई है और उन्होंने जाहिर भी कर दिया है। कौन है ये है कियोस्की। और कियोस्की ने कहा कि भारत ने जवाब दिया है, चुपचाप रहकर भी एक ऐसा जवाब दिया है अपने एक्शन से जो चाइना को एक बहुत बड़ा संदेश है। वहीं दूसरी तरफ मात्र 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने कल ही कहा था इंडोनेशिया की यात्रा पीएम मोदी की यूं ही नहीं है। और ये जो यात्रा है ना, ये भारत के पड़ोसियों को एक बहुत बड़ा सबक। अभी अगर आप बांग्लादेश के तारिक रहमान को देखें तो तारिक रहमान ने भारत को न चुनकर चाइना को चुना। प्रिंट की इस खबर को देखिए, भारत के पूर्व राजदूत ने इस बात को लेकर कहा भी। उन्होंने कहा कि भारत ने गुडविल दिखाया, भारत उन्हें अनाज दे रहा है, भारत उन्हें डीजल दे रहा है, मुसीबत के वक्त में भारत वैक्सीन दे रहा है। इन सब का मोल उन्होंने कैसे चुकाया तारिक रहमान ने? चाइना जाकर। अब तारिक रहमान क्या कर रहे हैं? तारिक रहमान भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे हाथ में भी एक इका है, मैं तुम्हारे साथ जब नेगोशिएशन की टेबल पर पहुंचूंगा तो फिर तुम इस बात को ध्यान रखना कि हमारे पीछे में चाइना खड़ा है। तारिक रहमान अपने हाथ में एक नेगोशिएशन के लिए इका रखना चाहते हैं, कार्ड रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि भारत ना चाणक्य का देश रहा है और ऐसे लोगों का देश रहा है जो चक्रव्यूह बनाना भी जानते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानते हैं। और ऐसा ही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, जिसकी हड़बड़ाहट चाइना को देखने को मिलने लगी है। यहाँ तक कि चाइना ने सामने आकर बात भी कह दी है। लेकिन उससे पहले कियोस्की, इनका बयान बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा है। इस आर्टिकल को देख रहे हैं, इसमें कियोस्की ने कहा कि भारत और चीन के बीच इस वक्त जो चल रहा है वो है वाटर जियोपॉलिटिक्स और ये मॉडर्न जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर है, यानी आधुनिक जियोपॉलिटिकल जंग। जो लोग मेरे वीडियो काफी समय से देखते आए हैं उन्हें अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने हमेशा कहा था अगली लड़ाई जब भी होगी वो पानी के लिए होगी। और इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जिस सेमीकंडक्टर की तरफ भाग रहे हैं, जिस एआई की तरफ भाग रहे हैं, उन सब के लिए पानी चाहिए, ताजा फ्रेश अच्छा वाटर। और आगे आने वाली लड़ाइयाँ पानी पे होंगी, ये बात निश्चित है। यूं ही ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है चाइना। चाइना एक तीर से दो निशाना साधना चाहता है। एक तो इस बांध का इस्तेमाल कर सकता है चाइना भारत के क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए, लेकिन इस बांध से बांग्लादेश में भी बाढ़ आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो बाढ़ न भी लाए युद्ध के समय या ऐसा कोई उपयोग ना भी करे चाइना, तो फिर इस स्टोर पानी का वो कई तरीके से इस्तेमाल करेगा जो आधुनिक युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने कल विक्टर गाओ का वीडियो भी दिखाया था जिसमें चाइना की तरफ से एक अप्रत्यक्ष संकेत दिया गया कि भाई तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर हमारा कंट्रोल है। तो अब इस पे भारत ने क्या जवाब दिया है? यहाँ कियोस्की का कहना है कि भारत ने एक चीज समझा दिया, सार्वजनिक रूप से चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कियोस्की का दावा है कि भारत ने सीधे चीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं, उन्हें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि समुद्री मार्ग बहुत ज्यादा खास हो चुके हैं और खास करके ईरान के युद्ध ने तो ये जरूर दिखला दिया है। रॉबर्ट कियोस्की यही चीज कहना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इंडोनेशिया गए और इस 24 घंटे में कई सारे खेल बदल चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इंडोनेशिया और भारत में कौन कौन सी डील हुई है? ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत 200 से $350 मिलियन बताई जा रही है। और दूसरी तरफ अस्त्र मिसाइल का सहयोग, भारत इंडोनेशिया को अस्त्र मिसाइल भी देगा। इससे दोनों देशों के बीच में एक नए सहयोग की शुरुआत हो गई। और सबसे खास स्क्रीन पर एक पोर्ट देख रहे हैं, इस पोर्ट का नाम है सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट में भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे।
करेंगे। सबांग बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है, जहां दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापारिक जहाज गुजरता है और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। समुद्री सुरक्षा पर दोनों ने MOU साइन किया है, यानी संयुक्त नौसैनिक सहयोग होगा, समुद्री निगरानी होगी, एंटी पायरेसी होगी, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया है, व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर भी और स्वास्थ्य, डिजिटल, अंतरिक्ष पर भी। ये बहुत बड़ी बात। ब्रह्मोस मिसाइल से अब भारत यहाँ एक ब्रह्मोस बेल्ट बना रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सबको अगर ब्रह्मोस मिल जाता है तो ये एक बेल्ट ही बन जाएगा। सबांग पोर्ट जिस तरीके से चाइना के लिए टेंशन है वो मैंने आपको बता दिया, और अब चाइना को इसका आभास होना शुरू हो गया है कि मेरी दवाई अब मुझे ही मिल रही है। पहली बात ये देखने को मिला है कि उनके प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया और प्रवक्ता ने अपने बयान में आपत्ति दर्ज की है भारत और जापान के संबंधों को लेकर, और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई सहयोग नहीं बनना चाहिए जिससे किसी देश तीसरे देश को निशाना बनाया जाए। गुआओ जियाकिन जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गुट न बनाओ जिस गुट से किसी दूसरे देश को समस्या हो। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, ये बोलते बड़ा अच्छा है, लेकिन जबकि खुद की बारी आती है ना तो आप देखोगे SCO में ऐसे मेंबर घुस जाएंगे जो उनके सपोर्ट के हों। इसके अलावे पाकिस्तान की मदद कर देंगे, सबमरीन भेज देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, किसी को नहीं लड़ना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो भारत का क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, इकोनॉमिक क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र, इन सब में जो गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन को लेकर चाइना परेशान हो रहा है कि आप तीसरे देश को टारगेट कर रहे हैं, जबकि न तो भारत ने ऐसा कहा कि हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं और न ही जापान ने ये कहा कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोस्की शायद यही बात कहना चाह रहे थे कि भारत ने अब चुपचाप तरीके से यहाँ जवाब दिया है। अब भारत ये सब कुछ जो कर रहा है, इससे भारत के वो पड़ोसी जो कभी भारत की तरफ झुकते हैं, कभी चाइना की तरफ झुकते हैं, उनको भी एक खास संदेशा जाएगा कि आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आप कहीं के ना रहे, न इधर के और न उधर के। PM मोदी के इस स्पीच को थोड़ा सुन सकते हैं आप, जिसमें सहयोग दोनों देशों के बीच का दिख रहा है। टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के कदम सही दिशा में उठ रहे हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।